हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक हब। ये है सेकंड पार्ट क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, सोर्सेज टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें हमने बेसिकली 3 सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। पहले थे फॉसिल्स, दूसरा स्टोन टूल्स और तीसरा पेंटिंग्स। उसके बाद हमने देखी थी स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि किस प्रकार मैमल से पिरामिड से ग्रेजुअली होमिनॉइड्स और होमिनिड्स इवॉल्व हुए थे। और फाइनली हमने लास्ट में देखा था होमिनॉइड्स और होमिनिड्स के बीच का डिफरेंस। तो इस वीडियो में हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि जो होमिनिड्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं होमिनिडाई फैमिली से, ठीक है, जो कि ऑल ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हैं। अब आगे होमिनिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर यानी सर ऊपर पैर नीचे, बाइपेडरल लोकोमोशन यानी 2 पैरों पे वॉक करना, और स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड्स यानी कि जो होमिनॉइड्स होते थे वो बाइपेडल लोकोमोशन नहीं करते थे, वो क्वाड्रोपेड से यानी चारों पैरों पे वॉक करते थे। वही होमिनिड्स जो है वो बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं यानी उनके हैंड्स फ्री रहते हैं और दे आर स्पेशलाइज्ड टू यूज देयर हैंड्स, ठीक है। आगे बात करें तो होमिनिड्स फर्दर सब डिवाइडेड हैं ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस को हम जीनस बोलते हैं। तो जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट जीनस हैं वो हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो, ठीक है। ये दोनों ही जीनस डिफरेंट स्पीशीज को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इनमें दोनों जीनस में जो मेन डिफरेंस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में, वो इनके ब्रेन रिलेटेड है, जॉ से रिलेटेड और टीथ रिलेटेड है। तो जो फॉर्मर बने यानी जो पहले आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में से, उसका ब्रेन छोटा है और जो जॉस हैं वो हैवियर है, भारी हैं, और जो टीथ हैं वो बड़े हैं। किससे? जो बाद में आया था उससे। अब पहले कौन सा आया था ये कैसे पता चलेगा? तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया था, देखिए ये इधर, द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स विच बिलोंग टू द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपको ये पेज नंबर 10 पे मैंने आपको बताया था कि अर्लीस्ट होमिनिड्स फॉसिल कौन से जीनस से बिलोंग करता था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। तो कनेक्ट करके चलिए, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू होमो, और जो जॉस होते हैं वो हैवियर होते हैं, और जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं। किससे? होमो से। ऐसे रिलेट करके पढ़िए। अब आगे बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी नाम दिए जाते हैं साइंटिस्ट द्वारा नई स्पीशीज को, वो लैटिन और ग्रीक वर्ड से डराइव्ड किए जाते हैं, आपको पता होगा। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही देख लीजिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ऑस्ट्रल जो कि लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है सदर्न। ऑस्ट्रल इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग सदर्न एंड पिथिकस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या हो गया? सदर्न एप, ठीक है। ये नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, वो तब भी एप्स की कई फीचर्स को रिटेन्ड करते थे, यानी एप्स के कई फीचर उनमें तब भी थे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ हैंड। तो ये वाला जो फिगर है ये दिखाता है चिंपैंजी की ग्रिप। बी वाला फिगर है ये दिखाता है अर्ली ह्यूमन हैंड, और सी वाला जो है वो है होमिनॉइड की ग्रिप। तो आप इसमें नोटिस करेंगे तीनों फिगर्स में कि ए से सी तक आते आते ग्रिप की पावर बढ़ने लगी, वहीं ग्रिप प्रिस्क्राइब होती गई, यानी वो छोटी छोटी चीज़ों को भी हैंडल करने लगी। आप देख सकते हैं सी वाले पार्ट में होमिनॉइड ने कितना छोटा सा स्टोन टूल्स पकड़ रखा है। ये था द एवोल्यूशन ऑफ हैंड। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो होमिनिड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं होमिनिडी फैमिली से, ठीक है, जो कि यूजुअली इंक्लूड करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस को। तो होमिनिड्स की कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, जैसे लार्ज ब्रेन, अपराइट पोस्चर,
बाईपेडल लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड। ठीक है, उनके पास हैंड्स को यूज़ करने की स्पेशल एबिलिटी थी एज कंपेयर टू होमिनॉइड्स। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि होमिनिड्स आगे फर्दर दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, या कह सकते हैं दो ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं। इन ब्रांचेस को बोलते हैं जीनस। इन जीनस में से सबसे इम्पोर्टेंट दो जो जीनस हैं वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही कई सेवरल स्पीशीज़ को इंक्लूड करती हैं। इनके जो मेजर डिफरेंस हैं वो हैं ब्रेन रिलेटेड, जॉस रिलेटेड और टीथ रिलेटेड। ठीक है, जो फॉर्मर वन है यानी जो ओल्ड वन है उसका ब्रेन थोड़ा छोटा है और जॉस हैवियर है और टीथ लार्जर हैं। कैसे टीथ लार्जर? जैसे उनके ब्रेन का साइज छोटा था एज कंपेयर टू होमो, उनके जो बैक टीथ थे वो लार्ज थे, यानी उनके जो पीछे के दांत थे वो बड़े थे। और उनके पास लिमिटेड डेक्स्टरिटी ऑफ द हैंड्स थी, यानी उनके पास हैंड्स को यूज़ करने की लिमिटेड कैपेसिटी थी, यानी वो लिमिटेड रूप से ही अपने हैंड्स का यूज़ करते थे। ठीक है, और अपराइट वॉकिंग भी रेस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। और दे रिटेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन्ड करके रखे थे, जैसे फोर लिम्स, लॉन्ग फोर लिम्स। ठीक है, कर्व्ड हैंड्स, फुट बोन्स का होना, मोबाइल एंकल जॉइंट्स। ठीक है, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन करके रखे थे जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्री लाइफ पे रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओवर टाइम जैसे टूल मेकिंग डेवलप्ड हुई और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कई फीचर डेवलप्ड कर लिए ह्यूमन बींग्स के, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जैसे उन्होंने कई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड कर ली मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की तरह। अब ऊपर जो इमेज रह गई थी एक बार उसे भी देख लेते हैं। ये जो इमेज है ये ओल्डेवाई जॉर्ज की है। ठीक है, ये ईस्ट अफ्रीका में, ओल्डेवाई जॉर्ज ईस्ट अफ्रीका में। तो ये उन कुछ एरियाज में से है जहाँ से हमें अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आता है द डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये भी ओल्डेवाई जॉर्ज से हुई थी। ये हुई थी 17 जुलाई 1959 को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे हम बाद में करेंगे सारे बॉक्सेस के साथ। अभी के लिए इन ब्लू बॉक्सेस को छोड़ के हम मूव ऑन करते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। ठीक है, जो रिमेन्स थे अर्ली ह्यूमंस के, जो रिमेन्स हमें मिले थे उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट स्पीशीज में। ठीक है, ये यूजुअली डिस्टिंग्विश किए जाते हैं ऑन द बेसिस और ऑन द डिफरेंस इन देयर बोन स्ट्रक्चर, मतलब उनके बोन स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट स्पीशीज में, किन्हें अर्ली ह्यूमंस के रिमेन्स को। ठीक है, जैसे species of early humans are differentiated in terms of skull size and distinct jaws। जैसे कुछ अर्ली ह्यूमंस की स्पीशीज स्कल साइज और जॉस के बेसिस पर डिस्टिंग्विश की जाती हैं। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे ब्रेन साइज का बड़ा होना और जॉस का छोटा होना, टेल का मतलब हट जाना, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड हुई या ये जो ऑर्गन्स में थोड़ा चेंज आया, ये सारे चेंज किसकी वजह से इवॉल्व किया हो सकता है, मे हैव इवॉल्व ड्यू टू, किसकी वजह से ये इवॉल्व किए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। किसकी वजह से? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आखिर होता क्या है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कुछ ऐसे डेवलपमेंट या कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अर्ली मैन्स को फेवर करते हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफॉर्म होने में। अब बात ये आती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। तो समझिए कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए होते हैं जो कि फेवर करते हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स को मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बनने में। ठीक है, तो उन सारे डेवलपमेंट्स को जो कि फेवर करते हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स को मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बनने में, उन सबको हम कलेक्टिवली पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे बाइपेडलिज्म
और फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस फिगर की बात करें तो आप देखिए, इधर से स्टार्ट कर लीजिए कि जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स का ब्रेन का साइज और कैपेसिटी बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, वो विजुअल सर्विलेंस और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिए। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के लिए उन्हें अपराइट वॉक करना चालू कर दिया। अपराइट वॉक करने की वजह से उनके हैंड्स फ्री हो गए ताकि वो टूल्स बना सकें, इन्फेंट्स कैरी कर सकें, बाकी ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकें। हैंड्स फ्री होने की वजह से वो टूल मेकिंग भी सीख गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले टूल्स बनाना सीखा जिसकी वजह से उनके ब्रेन का साइज बढ़ा। ठीक है, तो इन सारी फैक्टर्स को या इन सारी डेवलपमेंट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे एक एग्जाम्पल दिया हो गया है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है, जैसे बायपेडलिज्म यानी वॉकिंग ऑन टू फीट्स इनेबल हुई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हैंड्स फ्री रहने लगे ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के लिए। तो हैंड्स फ्री रहने लगे तो जिसकी वजह से हैंड्स का मोर एंड मोर यूज होने लगा। हैंड्स का मोर एंड मोर यूज होने लगा तो जिसकी वजह से अपराइट वॉकिंग मोर इफिशिएंट बन गई। ठीक, तो क्या हुआ, बायपेडलिज्म की वजह से हैंड्स फ्री रहने लगे। हैंड्स फ्री रहने की वजह से अपराइट वॉकिंग मोर ग्रेजुअल बन गई। ठीक है, इसके इसके बाद बायपेडलिज्म के कुछ और एडवांटेजेस थे बायपेडलिज्म मूवमेंट शो करने के। जैसे कि हैंड्स तो फ्री रहते ही थे वेरियस पर्पस के लिए, साथ ही दो पैरों पर चलने के लिए कम एनर्जी यूटिलाइज होती थी एज कम्पेयर टू क्वाड्रूपेड्स। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज भी था कि जब हम रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग में क्वाड्रूपेड्स को कम एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू बायपेडलिज्म मूवमेंट शो करने वाले ऑर्गेनिज्म से। तो आगे बायपेडलिज्म के कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिले थे, जो कि मिले थे 3.6 मिलियन ईयर्स अगो, पहले। ठीक है, तो ये जो एविडेंसेस थे ये मिले थे फॉसिलाइज होमिनिड फुटप्रिंट से। ठीक है, ये मिले थे लाइथोली और तंजानिया में। कहाँ मिले थे, लाइथोली और तंजानिया में, अंडरलाइन कर लीजिए। वहीं बायपेडलिज्म के जो डायरेक्ट एविडेंसेस मिले थे वो मिले थे फॉसल लिम्ब बोन से। ठीक है, जो कि रिकवर किए थे हादर और इथोपिया से। कहाँ से, हादर और इथोपिया से, अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी। तो आगे वाले पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो आते आते ग्लेशिएशन फेज स्टार्ट हो गया था, यानी आइस एज स्टार्ट हो गई थी। आइस एज में एक्सट्रीम सर्दियाँ पड़ती हैं, एक्सट्रीम ड्राई सीजन रहता है वो। तो जब पूरी अर्थ स्नो से कवर्ड थी तो क्लाइमेट और वेजिटेशन में मेजर चेंजेस आए, और साथ ही साथ टेम्परेचर तो गिर ही गया था, साथ ही साथ रेनफॉल भी होना लगभग बंद सी हो गई थी। तो इसी के कारण क्या हुआ, जो पहले ग्रासलैंड एरियाज थे वो फॉरेस्ट जितने बड़े एक्सपेंड कर गए, यानी वो फॉरेस्ट के साइज जितने बड़े एक्सपेंड करते गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सटेंड हो गए अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्सटेंड हो गए, किसकी वजह से, ग्लेशिएशन पीरियड आने की वजह से, आइस एज आने की वजह से। एक तो टेम्परेचर गिर गया, रेनफॉल भी डाउन हो गई, और जो ग्रासलैंड है वो फॉरेस्ट की बराबर एक्सपेंड कर गए। तो दिस ऑल फैक्टर लेड टू द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कुछ ऐसी स्पीशीज सरवाइव कर गई जो रायर कंडीशन को एडॉप्ट कर सकती थी, जैसे अर्लियर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जीनस होमो, यानी होमो जीनस। जो अर्लियर रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्लाइमेट के टेम्परेचर के साथ एडॉप्ट कर गए और वो सरवाइव कर गए उस पीरियड में। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तो आगे की बात नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।